हेलो बच्चों, हियर इज साहिल सिद्दीकी। आज हम लास्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन और हमारे आखिरी 10वें साइंटिस्ट रामदेव मिश्रा के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा होता है कि मैं 10 इंट्रोडक्शन 10 साइंटिस्ट यूट्यूब पर आकर पढ़ाऊंगा। तो आइए बातें शुरू करते हैं। देखो बेटा, बायोलॉजी में अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की, विविधता की, तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही नहीं होती है, बल्कि बायोलॉजी में किताबों के कंटेंट में भी बहुत वैरायटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एनसीईआरटी यहां पर लिखती भी है। सबसे पहले ये देखिए कि डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट आल्सो ऑफ कंटेंट इन बायोलॉजी टेक्स्ट बुक। क्लियर? जैसे हम बायोलॉजी में डाइवर्सिटी देखनी, बॉटनी प्लांट की स्टडी, माइक्रो बायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी, या फिर हम इसे चाहें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। बायोलॉजी को दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया क्लासिकल बायोलॉजी, जिसे हम ट्रेडिशनल बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम डाइवर्सिटी वगैरह पढ़ते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि मॉडर्न बायोलॉजी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर लेवल की बायोलॉजी, जिसमें हमारा बायोटेक आ गया, जिसमें हमारा आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आ गया। इसलिए एनसीईआरटी यहां पर लिखती है बायोलॉजी इज प्रेजेंटेड ईदर एज बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में बांट लो, या हम इस पूरी बायोलॉजी को क्लासिकल और मॉडर्न में बांट लें। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है बेटा, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म वर्ड को पहले सही से समझिएगा अगली लाइन में, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। जब हम किसी भी कठोर बात को, असहज या सीधी बात को बोल दीजिए, नरम तरीके से कहते हैं, तो वहां पर वर्ड यूज होता है यूफेमिज्म। एग्जाम्पल भी दे देता हूं आपको। जैसे कोई मर गया तो हमने बोल दिया ही डाइड, तो ये डायरेक्ट बोल रहे हैं, बुरा सा लग रहा है। थोड़ा अच्छे से नरम लहजे में बोलेंगे, यूफेमिज्म हो जाएगा, अर्थात ही पास्ड अवे। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लो, ही इज ओल्ड। तो ओल्ड बोलना, किसी को बूढ़ा बोलना, बूढ़े को बुरा लग जाता है कि मुझे बूढ़ा क्यों बोल रहे हो, तो इससे अच्छा है बोलो ही इज सीनियर सिटीजन। तो यहां पर क्या हो गया, यूफेमिज्म। तो यहां पर एनसीईआरटी लिखती है द लेटर, लेटर मतलब मॉडर्न बायोलॉजी की बात कर रही है, द लेटर इज अ यूफेमिज्म। अगर इसे नरम लहजे में बोले, एक्चुअली में मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट है बायोलॉजी का। क्लियर है ये वाली बात? अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखो बेटा, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी में जो कुछ थ्रेड्स होते हैं, अर्थात बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस होती हैं जो आपस में बुनती हैं, तब जाकर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सही तरीके से कनेक्ट हो पाती है। यहाँ थ्रेड का मतलब समझना, एनसीईआरटी अगली लाइन में क्या कह रही है। यहाँ थ्रेड का मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसे प्रिंसिपल में है जो बायोलॉजी को अलग अलग टॉपिक से जोड़ते हैं। बायोलॉजी बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, बहुत अलग अलग तरीके की ब्रांच आती है। लेकिन कुछ कॉमन प्रिंसिपल होते हैं जो इन सब को एक साथ एक फ्रेमवर्क में जोड़ते हैं। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि कुछ बायोलॉजी को, कुछ बायोलॉजिकल थ्रेड, यहां पर ब्रांचेस हैं थ्रेड, जो बायोलॉजी को यूनिफाई करती हैं। एग्जांपल के तौर पर याद करो, मैंने सेल थ्योरी में बताया था, सेल थ्योरी कहती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। अब वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई हो। तो यहां पर सेल बायोलॉजी क्या कर रही है, ये बात एनसीईआरटी ने सेल बायोलॉजी वाले इंट्रोडक्शन में लिखी भी है। सेल बायोलॉजी क्या कर रही है, बायोलॉजी को यूनिफाई कर रही है। क्लियर? अब उसी प्रकार अगर हम एवोल्यूशन में आ जाए, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सी बात एवोल्यूशन की कनेक्ट कर रही है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है? अब चाहे वेल हो चाहे मैमल हो, हमारी हमारी एंसेस्ट्री क्या है, कॉमन। तो इवोल्यूशन पूरी लाइफ डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर दे रही है। वहीं पर अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स से कौन से सिद्धांत है जो सबको कनेक्ट कर रहे हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन हो, तो जेनेटिक्स सभी ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट कर देती है। ये बात कहकर, ये प्रिंसिपल देकर कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आपका डीएनए। वहीं पर अगर हम इकोलॉजी की बात कर ले, तो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो ये बात क्या करती है, ये बात पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपस में कनेक्ट कर देती है। इस वजह से एनसीईआरटी यहां लिखती है लकली वी हैव मेनी थ्रेड्स, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, विच वीव का मतलब होता है बुनना, which weave the different area of biological information into a unifying principle. Clear? अब समझना, ecology is one such thread which give us holistic perspective to biology. अब इसका मतलब क्या है? इकोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बायोलॉजी को होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट पर्सपेक्टिव को समझाने में मदद करती है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, तो इकोलॉजी में हम स्टडी क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन है, ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, और एनवायरनमेंट का पलट के ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन है। इस वजह से एनसीईआरटी लिखती है इकोलॉजी इज वन सच थ्रेड which gives the holistic perspective, मतलब पूरी बायोलॉजी को समझाने में मदद करती है। बायोलॉजी को सही तरीके से समझने का मतलब यह समझना है कि ऑर्गेनिज्म अकेले रहने के बावजूद एनवायरनमेंट और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन रखता है। क्लियर? अब समझना मेरी बात, इकोलॉजी इज वन सच थ्रेड विच गिव अस अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव टू बायोलॉजी, मतलब पूरी बायोलॉजी को समझने की एक साथ मदद करती है। क्लियर? अब इसके आगे अगर हम बात करें, जब ऑर्गेनिज्म
आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज ग्रुप बनाता है, एक हायरार्की बनाता है। जैसे आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाता है, डिफरेंट पॉपुलेशन और डिफरेंट स्पीसीज मिलकर कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी इकोसिस्टम बन जाती है, फिर और लेवल पर बायोम, फिर अंत में आ जाता है बायोस्फीयर। इस वजह से एनसीईआरटी लिखती है द एसेंस, महत्व ऑफ बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज टू हाउ ऑर्गेनिज्म वाइल रिमेनिंग एन इंडिविजुअल, है तो वो एक इंडिविजुअल, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल ही है भाई, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है और साथ में अपने फिजिकल हैबिटेट के साथ एज अ ग्रुप बिहेव करता है वो, एंड हेंस बिहेव लाइक अ ऑर्गेनाइज्ड होल, चाहे पॉपुलेशन लेवल पर, चाहे कम्युनिटी लेवल पर, चाहे इकोसिस्टम लेवल पर, चाहे होल बायोस्फीयर लेवल पर। और इकोलॉजी इन सारी बातों को एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करके पॉपुलेशन बनाता है, कम्युनिटी बनाता है, बायोम बनाता है, बायोस्फीयर बनाता है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर एक सोचने वाली बात और यहां पर एनसीईआरटी लिखती है कि ह्यूमन एक्टिविटी से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, जिससे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज भी उत्पन्न हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भाई क्लाइमेटिक चेंज पॉलिसीज आ रही है, इन्वायरमेंटल लॉज आ रहे हैं, कंजर्वेशनल डिबेट्स हो रही हैं। तो यहां पर इसलिए एनसीईआरटी लिखती है पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दिस इज द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव द्वारा पैदा किए गए इन्वायरमेंट का नुकसान, और इस वजह से सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज बनते हैं और हम नई नई पॉलिसीज लाते हैं जिसे हम फॉलो नहीं करते हैं। लास्ट लाइन जो है वो छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम लोग सीधे रामदेव मिश्रा पर, सीधी सीधी बात करेंगे। देखो भैया, रामदेव मिश्रा जिन्हें हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, अर्थात इकोलॉजी को पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने इकोलॉजी पर पीएचडी प्रोग्राम्स लाए, क्लियर। तो रामदेव मिश्रा इज रिवर्ड, इन्हें याद किया जाता है एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। 26 अगस्त 1908 में इनका जन्म हुआ, ये डेट याद रखिएगा, बार बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्लियर। इनका जन्म कब हुआ? 26 अगस्त 1908 में, और उन्होंने 1937 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। कहां से? यूके की लीड्स यूनिवर्सिटी से। और जब भी कोई पीएचडी करता है तो किसी प्रोफेसर के अंडर करता है। इनके प्रोफेसर का नाम था परसाल। क्या नाम था? परसाल। तो आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी? बोर्न ऑन 26 अगस्त 1908, रामदेव मिश्रा ऑब्टेन पीएचडी इन इकोलॉजी 1937 में इकोलॉजी से पीएचडी किया इन्होंने अंडर प्रोफेसर परसाल, ठीक है, प्रोफेसर परसाल, जो कि एफआरएस थे, जिनके पास फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी की मान्यता थी, अर्थात ये सम्मान है। किस यूनिवर्सिटी से किया? लीड यूनिवर्सिटी, यूके। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने बेटा उन्होंने एस्टैब्लिश किया टीचिंग रिसर्च। कहां पर? डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बनाया। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में इकोलॉजी को एक मेन स्तंभ की तरह स्थापित किया, बीएचयू बनारस में, क्लियर। अब इसके साथ साथ इन्होंने ट्रॉपिकल कम्युनिटी, पूछ लेगा किस कम्युनिटी पर सबसे ज्यादा स्टडी करी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल कम्युनिटी की होती है, तो इन्होंने ट्रॉपिकल कम्युनिटी पर इन्होंने स्टडी करी। तो एनसीईआरटी यहां लिखती है हिज रिसर्च लेड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिकल कम्युनिटी। अंडरलाइन कर लो, सबसे ज्यादा किस कम्युनिटी पर काम किया? ट्रॉपिकल कम्युनिटी। 26 अगस्त 1908 में जन्म हुआ था। 1937 में लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से इन्होंने पीएचडी की थी। प्रोफेसर का नाम था परसाल, जो कि खुद एफआरएस से सम्मानित थे, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी। अच्छा, इसके बाद देखो बेटा, इन्होंने सक्सेशन पे काम किया कि कैसे कैसे नई नई स्पीसीज किसी नई जगह पर आती हैं। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है, अर्थात प्लांट का रिस्पॉन्स क्या आता है, ठीक है, प्लांट की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या रिस्पॉन्स आता है। इसके बाद प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे काम किया, न्यूट्रल साइकिलिंग, लेकिन मैक्सिमम इन्होंने किस पे काम किया? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे, और थोड़ा बहुत काम किया ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे। इस लाइन को अंडरलाइन करो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्लियर। पहली पूछ लेगा, पहली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इकोलॉजी में लाने वाले कौन थे? रामदेव मिश्रा। इसी वजह से इन्हें कहा गया था फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, एआर के फॉर्म में पूछ लेगा। मिश्रा फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया। लगभग 50 बच्चे इनके अंडर ट्रेनिंग किए थे, 50 बच्चे इनके अंडर ट्रेनिंग किए, और वो 50 बच्चे देश के विभिन्न जगहों पर जाकर रिसर्च की और इकोलॉजी के बारे में और लोगों को बताए। ओवर 50 स्कॉलर्स ऑब्टेन पीएचडी डिग्री इनके सुपरविजन में। रामदेव मिश्रा किसके सुपरविजन में थे? परसाल के। और रामदेव के अंडर कितने लोग पीएचडी किए? लगभग 50, ठीक है। और ये देश भर की इनके छात्र डिफरेंट यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए और इकोलॉजी की टीचिंग को, रिसर्च को पूरे देश में फैलाया। इसके बाद तो बेटा पैरा का हुआ, मैं भूल गया, 26 अगस्त 1908, ठीक है, 26 अगस्त 1908, ठीक है। 1937 परसाल क्या थे? खुद एफआरएस से सम्मानित थे, उनके अंडर उन्होंने पीएचडी किया। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे काम किया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और इन्होंने बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में इकोलॉजी को, रिसर्च को बढ़ावा दिया। पहला पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंडिया में इकोलॉजी पर कौन लाया? रामदेव मिश्रा। कितने बच्चे इनके अंडर पीएचडी किए थे? 50, ठीक। चलो, इसके बाद बेटा अब इन्हें कुछ सम्मान मिला, फेलोशिप मिली, ठीक है।
फेलोशिप मिली मतलब एक तरीके से ऑनर होता है, कुछ सम ऑफ मनी मिलते हैं। तो फेलोशिप 2 याद रखिएगा, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इंसा, शॉर्ट में से इंसा, इंसान भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, याद रखना इन्हें इंसा मिला था, इंसा की फेलोशिप मिली थी, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस। क्लियर, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस वाज, WAAS वाज, अब ये वाज हो गया ना बेटा, 1998 में डेथ हो गई थी, वाज हो गए। इंसान अच्छे थे, इंसान की फेलोशिप मिली और वाज की फेलोशिप मिली। क्लियर, इसके बाद इन्हें हमारे यहाँ एक अवार्ड है संजय गांधी अवार्ड, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे काम करने वाले लोगों को मिलता है, इन्हें संजय गांधी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया ड्यू टू हिज एफर्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, इनकी वजह से हिंदुस्तान की सरकार जो कि उस समय तक जागरूक नहीं थी, सन 72 में 1972 में इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान सरकार ने नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, एक छोटा सा विभाग ना कह लो, एक छोटी सी टीम बनाई जिसे हिंदुस्तान गवर्नमेंट कहती है नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ताकि हम इन्वायरमेंट के साथ अच्छी तरीके से रह पाए, इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए, अर्थात इको फ्रेंडली। ये जो टीम बनी थी जिसका नाम है नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, इस टीम का होल सोल ऑब्जेक्टिव बच्चों ये था कि देश में पर्यावरण को लेकर लोग जागरूक नहीं थे। इन्हीं की इनिशिएशन की वजह से 1972 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। बाद में यही कमेटी जो है आपकी बन जाती है हमारी एक पूरी मिनिस्ट्री के रूप में, मंत्रालय के रूप में डेवलप हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। और ये कब होता है, सन 84 में। कब, सन 84 में, खत्म। तो अब मैं 1 मिनट के अंदर पूरी बातें बोलूंगा, मोबाइल ऑन कर लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, ठीक है। एसी क्यों नहीं चल रहा यार, चलिए मैं बोलना चालू कर रहा हूं। इकोलॉजी में अगर हम बात करें तो इकोलॉजी में अगर हम बायोलॉजी की बात करें, अब शुरू होता है। बायोलॉजी में डाइवर्सिटी होती है, लेकिन डाइवर्सिटी होने के साथ साथ बायोलॉजी बायोलॉजी के कंटेंट में भी डाइवर्सिटी है, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बहुत कुछ है ना। इसके बाद एनसीईआरटी लिखती है कि बायोलॉजी को हम चाहें तो बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ऐसे बांट लें, या तो हम इसे क्लासिकल और मॉडर्न में बांटें। मॉडर्न बायोलॉजी का यहाँ पर मतलब होता है मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। कुछ बायोलॉजी में कुछ ऐसे थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स यहाँ पर ब्रांचेस को कह रहे हैं, कुछ ऐसे थ्रेड्स होते हैं, ब्रांचेस बोल दो या और अच्छा बोल रहा है तो कुछ ऐसे कॉमन कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉमन प्रिंसिपल होते हैं, जिन्हें अगर हम सही से पिरोएं, वीव करें, वीव मतलब पिरोना, तो डिफरेंट एरिया ऑफ बायोलॉजी को ये आपस में यूनिफाई कर देता है। जैसे सेल थ्योरी मैंने अभी बताया था, ठीक। उसी प्रकार इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी एक होलिस्टिक अप्रोच है, अर्थात एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन, पूरे एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन, एक होलिस्टिक अप्रोच हुआ है ना। तो पूछ लेगा होलिस्टिक अप्रोच की बात एनसीईआरटी किसके लिए कह रही है, इकोलॉजी के लिए कह रही है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग देखते हैं कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है और अपने फिजिकल हैबिटेट से इंटरेक्ट करता है और पॉपुलेशन बनाता है, कम्युनिटी बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है और बायोस्फीयर, टोटल यही सब मिलकर बायोस्फीयर बना देते हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि ह्यूमन की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ, जिसे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कह सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव जनित, मानव द्वारा किया गया काम, और जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज भी उठ रहे हैं एनवायरनमेंट को लेकर। अब इसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं रामदेव मिश्रा पे। 26 अगस्त 1908 में इनका जन्म हुआ। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया क्यों है, अब इतना बोल चुका हूँ, इन्होंने इकोलॉजी पर कितना काम किया, पूरा मंत्रालय खड़ा करा दिया, तो सीधी सी बात है, काम तो किया, ठीक है। तो रामदेव मिश्रा 26 अगस्त 1908 में पैदा हुए। पीएचडी किया इकोलॉजी में 1937 में। किसके अंडर, किस प्रोफेसर के अंडर, WH परसाल, जो कि खुद एफआरएस थे। किस यूनिवर्सिटी से, लीड यूनिवर्सिटी, यूके। लीड यूनिवर्सिटी से काफी लोग पढ़े हैं भाई। ही एस्टैब्लिश टीचिंग एंड रिसर्च, इन्होंने क्या किया, टीचिंग और रिसर्च की शुरुआत कराई। कहां पर, बीएचयू में, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, क्योंकि इकोलॉजी बॉटनी में आता है। बीएचयू कहां है, बनारस में। चलो, इसके बाद इन्होंने ट्रॉपिकल कम्युनिटी सक्सेशन, एनवायरमेंटल रिस्पांस ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कहां पर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम पर काम किया, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या कोर्स बोल दीजिए इकोलॉजी का इंडिया में कौन लाया, रामदेव मिश्रा। कितने बच्चे इनके अंडर पीएचडी के, 50 बच्चे। इन्हें फेलोशिप 2 मिली, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस। इसके साथ साथ संजय गांधी अवार्ड मिला। इसके बाद इन्होंने इन्हीं के एफर्ट की वजह से भारतीय सरकार ने क्या किया, नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में बनाया, जो कि बाद में बन जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 में। सो गाइस, दिस इज साहिल सिद्दीकी, एंड ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ ऑल होल एनसीईआरटी। 10 के 10 चैप्टर समाप्त होते हैं इस तरीके से। और अब ये इंट्रोडक्टरी वीडियोस
इतने परफेक्ट बने हैं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता है। अब 10 इंट्रोडक्शन पर क्वेश्चन सीरीज में लेके आऊंगा। 10 इंट्रोडक्शन पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर वो चीजें मैं बता रहा हूं जो लोग नहीं बताते हैं। ये सबके काम का है, तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको चीजें याद हो गई हो, 26 अगस्त 1908 1937 में पीएचडी की, इसकी टाइमलाइन क्या ही बनाओगे, दो ही ईयर्स है तो क्या ही टाइमलाइन बनाओगे। दो नहीं, सॉरी 4 ईयर है, ठीक है। अरे नीचे भी तो ईयर्स है ना ये वाले, 1972 1984, 4 ईयर है, तो इसकी एक सिंपल सी टाइमलाइन बना लीजिएगा। 26 अगस्त 1908 में इनका जन्म हुआ था, 1937 में पीएचडी किया था, 1972 में कोऑर्डिनेशन वाला बन गया था, और 1984 में ये बाद में मिनिस्ट्री में कन्वर्ट हो गया था। इस वजह से अल्टीमेटली मैंने कंप्लीट अपनी बातें पूरी कर दी आपसे, और उम्मीद करता हूं ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके बहुत काम आएगा। इंट्रोडक्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा, मेरे लेक्चर से बाहर नहीं जा सकता है। सो जैसा वादा किया था वैसा पूरा कर दिया। एंड ऑफ दिस सेशन, दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।